दोस्तों देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन लगातार मिल जाएं और आपको आने वाले सीटेट एग्जाम तक हम पूरा कंप्लीट कोर्स कराने की पूरी कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब ललित धमानिया आपका स्वागत करता हूं। आपसे आशा करता हूं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको आसानी के साथ सारी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। हाँ हो गई क्या? बिल्कुल गुड। मेरी क्लास, आपको मेरी क्लास तो स्टार्ट हो चुका है, मिल नहीं रहा है। क्लास स्टार्ट हो गया है, अभी आपको क्लास नहीं मिल रहा है। क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लास स्टार्ट हो चुका है। अभी किसको नहीं मिला है क्लास? चलिए तो बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। चर्चा करूंगा आपसे, बहुत सिंपल से प्रश्न होंगे मेरे। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि प्रश्न का लेवल वही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है बड़ा आसान होगा, सब जानते हैं। पहला प्रश्न हमेशा मैं आसान लेता हूं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइएगा इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल सा प्रश्न होगा और मिल गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पहला प्रश्न का सवाल का जवाब 3.5 डिग्री। अब देखो भाई 3.5 का मतलब होता है 3 सही 1/2। 3 समकोण पूरे और आधा समकोण। एक समकोण में 90 का वैल्यू होता 270, तो ये हो गया प्लस 45 ये हो गया। दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 5 7 4 11 और 2 और 1 315 डिग्री। राइट ऑप्शन इज 1। बहुत बढ़िया। सब दीपक जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 1। बहुत ही बढ़िया जवाब, आसान प्रश्न था। अब आगे चलेंगे और बात करते हैं नए प्रश्न की। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नांकित में से आगमन विधि का सही क्रम चुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी ने आगमन विधि को पढ़ा है, समझा है। तो मैं आपसे चाहूंगा सबसे आसान तरीका आपके सामने है कि भाई निम्नांकित में से आगमन विधि का सही क्रम चुनिए। कि आगमन विधि इन 4 स्टेप में पूरी होती है। याद रखना, आगमन विधि में 4 चरण होते हैं। इस बात का भी प्रश्न निकल सकता है कि निम्न में से कौन सा चरण आगमन विधि का नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से आगमन विधि का चरण कौन सा नहीं है। तो राइट ऑप्शन 2 का मुझे बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर आपने कहा है सी होगा। सबसे पहले सी। मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले क्या करते हैं, आप फिर अपना आंसर मानिएगा कि आपका आंसर क्या है। देखते हैं, सबसे पहले आप बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं, सबसे पहले उदाहरण देते हैं। बच्चा एग्जाम्पल से सीखता है ना, तो आगमन विधि में सबसे पहले दिया जाता है एग्जाम्पल। तो भाई आपने एग्जाम्पल दिया 3rd नंबर का। उसके बाद बच्चा उसका अवलोकन करता है, उसका ऑब्जर्वेशन करता है। आपने बच्चे को दिखाया ये कि भाई ये है चौकोर, तो बच्चा इसको देखेगा, इसका अवलोकन करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा, तो 2nd नंबर पर आएगा अवलोकन। उसके बाद क्या करता है वो सामान्यकरण पर पहुंचने की कोशिश करता है। यानी सामान्यकरण का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं विशिष्ट सामान्य। याद रखना, बस यही है विशिष्ट सामान्य जो आप पढ़ते हैं ना, विशिष्ट सामान्य, यही है विशिष्ट सामान्य। यानी सामान्यकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन। यानी वो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके, बहुत सारी चीजों से समझ करके एक नियम को निकालता है, एक नियम निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसी को बोलते हैं सामान्यकरण। तो 3rd नंबर पर आता है सामान्यकरण। अब वो चीज जो उसने निकाली है वो सही है कि नहीं है, वो गलत है, रॉन्ग है, सही उत्तर देती है कि नहीं देती है, उसका वो करता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। यानी परीक्षण करता है और जांच करता है। तो राइट ऑप्शन ये क्रम होगा। तो देख लो कौन से में क्रम आ रहा है ये, 3rd 2nd 1st 4th। तो बिल्कुल सही आपने सी ऑप्शन को चुना है, करेक्ट जवाब आपने दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं वेट करूंगा आपका लाइक शेयर करने का। और यहां पर धमाकेदार स्टडी आपकी चली रही है। तो चलो शुरू करते हैं नया प्रश्न। ये रहा रूट 72 प्लस अप टू इनफाइनाइट का मान क्या होगा? देखो सब पे स्क्वायर रूट लगा, स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72, यानी इस सब का स्क्वायर रूट है। तो इसका मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 18, 12, 9 या 8। क्या ऑप्शन आप देंगे यहां पर? मैं जानना चाहूंगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? 3 का सी बताया मुझे
थर्ड का सी, आप लोग क्या कहते हैं भाई? थर्ड का सी आ रहा है, थर्ड का सी, दीपक जी ने कहा थर्ड का सी, सी सी सी। आप लोग क्या कह रहे हैं इसके आंसर को? थर्ड का सी बताया जाए आपका आंसर। 3 का सी, वागेश्वरी ने भी कहा है सी। आप लोगों का इंतजार हो रहा है मुझे, आप लोग क्या बताएंगे? सी होगा कि डी होगा कि बी होगा कि ए होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। बहुत बढ़िया, सी। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से दोस्तों होता है। तरीका नंबर 1, हम मानेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, ऐसे मान लेते हैं। पहले मैं आपको तरीका समझा दूं कैसे करते हैं। 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो हमने माना इसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड का। ये तरीका है जैसे आप करते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अभी आपको स्मार्ट वे समझाऊंगा, शॉर्टकट वे, एकदम धांसू वाला तरीका, एक बार में समझ में आ जाएगा। बस देखते रहो पहले आप करते कैसे हैं। तो हमने स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 72 यहां से हट गया, इस पूरे का मतलब ये हो गया, इसको x मान लिया। अब इसको फैक्टर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 बराबर 0। तो ये आपके लिए टफ टास्क होगा ऐसा करना। हमने क्या काम किया? 72 लिखा था ना, 72 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने जो बिल्कुल पास पास वाले हों, साथ साथ वाले हों। जैसे 8 नाम 72, समझ रहे हैं क्या करना है? 8 नाम 72 लिख दिया मैंने। पास पास वाले फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो 8 में 9 की गुणा कर दिया आपने, 8 नाम 72 हो गया। बस कंडीशन ये है कि साथ वाले फैक्टर होने चाहिए, पास वाले फैक्टर होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 नाम 72, अगर यहां पर प्लस है तो आपने बड़ी संख्या को चूज कर लिया, तो राइट ऑप्शन 9। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्वेश्चन ऐसे होता, समझना इस बात को, 72 माइनस 72, तब क्या करते हैं आप? तो आप यहां पर काम यही होता 8 गुणा 9, लेकिन नेगेटिव है ना, तो आप छोटी संख्या को चूज कर लेते। तो इतना आसान तरीके से आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला, माइनस होगा तो छोटा वाला। बहुत ही बढ़िया जवाब। आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया है? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं तो चल, तो बढ़ते हैं भैया दोस्तों नए प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, और 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। आंसर चाहूंगा 4 का। सी बताया है मुझे, सबसे पहले आंसर दिया है दीपक जी ने 4 का सी। आप लोग क्या कह सकते हैं? 4 का सी। और मुझे मिला है कृतिका जी का आंसर, भगवती ने कहा ए। आप सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, समझाता हूं। देखो, परवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या, सक्सेसिव, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या, नहीं प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर यानी पहले वाला और बाद वाला। फॉर एग्जांपल मैं 3 लिखता हूं, तो 3 से पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती, यानी इसको पूर्ववर्ती बोलते हैं, और 3 से बाद वाली संख्या वो उसकी परवर्ती होती है। ये रखना याद। यानी 2 इसका पूर्ववर्ती और 4 इसका परवर्ती है। समझ में आया बात? बस इसी थ्योरी को समझना था, क्वेश्चन क्लियर हो जाता आपका। कैसे? पहला ऑप्शन लेते हैं, 1000 का परवर्ती। तो भाई 1000 का परवर्ती क्या हो गया? +1 कर दूं, 1000 1, उसका पूर्ववर्ती -1 कर दूं, कितना बचा? 1000। बात तो भाई सही है, सही बात है कि नहीं है? यस के नो? सही बात है ना। अब इसकी बात करते हैं, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 999। अब इसका पूर्ववर्ती +1 कर दो, 1000 बन गया। 1000 होना चाहिए, उसने कहा 999 है, तो गलत ऑप्शन हो गया। 1000 का पूर्ववर्ती कितना हुआ? 1000 का पूर्ववर्ती हो गया 999, उसका परवर्ती 1 जोड़ दें, ये भी 1000 होता है। उसने कहा है 1000, गलत। 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती 999 का परवर्ती +1, 1000 होना चाहिए, ये भी वो कह रहा है 1000 दो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको कैसे करना है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नया क्वेश्चन लगाया जाए कंप्यूटर जी, ये रहा, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? विच वन इज द मोस्ट इफेक्टिव TLM? इसको बोलते हैं मोस्ट इफेक्टिव TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं नन ऑफ दीज। आपका ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? मैंने लिख दिया यहां पर आंसर।
प्रत्यक्ष अनुभव कहा जा रहा है यहां पर 5 का 20 आपने बताया है, 5 का 20। बहुत बढ़िया कृतिका जी, सेंटर में डिजिट से पहली वाली पूर्ववर्ती बाद वाली परवर्ती, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन दिया है आपने 2, प्रत्यक्ष अनुभव। सब लोग, अच्छा आप में से कौन लोग हैं जो इसका मतलब जानते हैं, अप्रक्षेपित और प्रक्षेपित? इसमें से कोई है जो जानता है आप में से? इन दोनों का मतलब किसी को पता? ये तो बात सही है, आंसर इज करेक्ट, प्रत्यक्ष अनुभव। लेकिन कोई जानता है प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित के बारे में? मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में, ये क्या होते हैं। देखो, टीएलएम 2 तरह से रिप्रेजेंट होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन में 2 तरह की होती हैं, यहां लिख देता हूं। वन इज प्रोजेक्टेड, अनदर वन इज नॉन प्रोजेक्टेड। अब ये प्रोजेक्टेड कौन सी होती है समझना, जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का यूज करते हैं, वो प्रोजेक्टेड होती हैं। जहां पर आप पढ़ाते समय इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टूल का मतलब क्या होता है, क्या होता है? जैसे प्रोजेक्टर, पढ़ लो, ये समझ में आएगा, पेपर में आ सकता है। प्रोजेक्टर हो गया, आप पढ़ते हैं OHP, यानी जब आप ऐसी चीजों का यूज करते हैं पढ़ाने के लिए जहां पर इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड। और नॉन प्रोजेक्टेड में क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं करते, आप तब भी पढ़ाते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सब नॉन प्रोजेक्टेड में आते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? समझ में आ गया होगा दोनों का मतलब क्या होता है, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित, दोनों समझ में आए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है? आपको बताना है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, नहीं, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? हाँ, ऑप्शन सही है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज द राइट ऑप्शन। तो देखते हैं 100 का मैंने कैसे बताया था। अब ये मत करने लग जाना कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 ना, ऐसे नहीं करना है। आप सिंपल 100 लिखो, आप 1 से शुरुआत करो, 1 में 100 की गुणा करोगे, फैक्टर बना। 2 में देखा, 2 में 50 की गुणा कर दी, 50। आपने देखा 3 से कटता नहीं, 4 से देखे 25 कट जाएगा, 5 से कटे तो 20 बार कट जाएगा, 6 से कटता नहीं, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 10 से कट जाता है। 10 से कटे तो 10 कट गया, सबको जोड़ दो। अब देखो 1, 10, अब कितने फैक्टर हुए इसके? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, सबको जोड़ दो। समझ में आ रहा है? 217। सचिन जी ने आंसर दे दिया 217, जोड़ लो चाहे तो। 100, 150, 175, 195, 205, 220 और 7, 210 और 7, 17, 217। 10 को एक बार ही जोड़ना है, कभी 2 बार जोड़ दो। 10 फैक्टर है उसका, कभी 2 बार जोड़ दो, गलत हो जाएगा, 227 लिख दो। इट्स 217, राइट ऑप्शन। जोड़ लेंगे सभी लोग? जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? यस के नो? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज बी, करेक्ट जवाब दिया है आपने। हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ना। आप तो समझदार हैं, आप आराम से अगर लगातार बने रहेंगे सीटेट पास कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? मानस दर्शन, रटना, आकलन या मापन। इनमें से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चाहूंगा आप लोगों से, सभी लोग। और साथ साथ में भाई लाइक शेयर जरूर करते रहें। लाइक शेयर का बड़ा कम मुझे मिलता है, आप पढ़ते तो बहुत लोग हैं क्लास में, कल 217 लोग हैं, लाइक सिर्फ 50 लोगों ने किया। इतना खराब भी नहीं पढ़ाते हैं हम, तो भाई लाइक जरूर कर दें, जो भी लोग आए लाइक शेयर करके जाए साथ में। क्वेश्चन आपके सामने था, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 मिला है, बी ऑप्शन बता रहे, रटना। भाई क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं आप तो। चलिए बताता हूं, मानस दर्शन मैंने कल भी पढ़ाया था। मानस दर्शन के बहुत सारे नाम हैं, इसके नाम है चाक्षुषीकरण, याद आ रहा होगा कुछ? इसका नाम है चाक्षुषीकरण। इसका और भी नाम है, इसका नाम क्या है? विजुअलाइजेशन। इसको बोलते हैं मानसिक चित्रण, एक ही मतलब है सबका इनका, मानसिक चित्रण, इनका मतलब एक ही है। तो मानस दर्शन या विजुअलाइजेशन तो मैथमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, वॉन हली ने कहा था 0 लेवल पर यही होता है। आकलन मींस असेसमेंट, बच्चा असेसमेंट भी करता है, और मापन तो गणित का आधार ही है। रटना,
एनसीएफ एक किताब है जो ग्रंथ माना जाता है आपका, जो रविंद्रनाथ जी के एक निबंध से लिया गया है, सभ्यता और प्रगति से। उसमें कहा गया रटना मना है, बोला था ना। इस 2005 एनसीएफ में बोला था ना, रटना मना है, रटना नहीं है, रटना मना है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग गणित में रटना बिल्कुल मना है, तो यह गणित प्रक्रिया नहीं हो सकती। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर लाए, कुछ आम, 8वां प्रश्न है, 9वां सॉरी। कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 60 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम और 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, यह आपको बताना है। बहुत सिंपल सा थ्योरी है, इसको तो कोई भी कर देगा। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? मैं समझ के होता है ना कि, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सचिन ने कहा मैं तो समझ के होता, रट के नहीं होता है। बहुत बढ़िया, रटना मना। 8 का 8वां प्रश्न है ये। चलो 8 कर लेते हैं इसको। 8 का मुझे 4 मिल रहा है भाई, सिंपल था भाई। 2 किलोग्राम 600 में से 2 में से 1 गया, 1 किलोग्राम 650 में से 400 में 600 में से 450 गया तो 150 ग्राम। इसका तो हर कोई आंसर दे देगा। बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवाल पर नहीं रुकेंगे, नया प्रश्न लेंगे। कक्षा 1 के शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको यह समझ में आना चाहिए। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने विद्यार्थी, कक्षा 1 का बच्चा था, उसने बच्चे को बोला कि गणना करो, जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना की शुरुआत की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, समझ लेना। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकाकी संगत का सिद्धांत या अमूर्तन सिद्धांत। 4 ऑप्शन है और मैं कमेंट चाहूंगा। 9वां क्वेश्चन था, चलो भाई, सो 9 कर देते हैं। 9वां क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर जानना चाहूंगा। कमेंट आ रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया। निहारिका जी, मैंने तो ग्रुप में डाल दिया है भाई, वो तो आ गया होगा आपके पास। मैंने तो ग्रुप में डाला है, ऐसे कैसे हो जाएगा आपके पास नहीं पहुंचा भाई? मैं तो आपको कोशिश करता हूं कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दूं, लेकिन अगर नहीं पहुंचते हैं तो भाई इसमें थोड़ा सा मेरा कोई रोल नहीं है, माफ़ कीजिएगा। मैं तो कोशिश करता हूं आप तक पहुंच जाएं। क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा। यहां पर कमेंट बी आ रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो भाई मुझे आंसर चाहिए आपका, देखता हूँ आपका आंसर क्या आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आप आंसर दे रहे हैं मुझे। जल्दी से आंसर दीजिएगा, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो बी ऑप्शन मिल रहा है सब लोगों का बी 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 बी, तो देखिए बी ऑप्शन मिल रहा है 10 का बी, तो ये ऑप्शन 10 का बी नहीं है, 10 का ऑप्शन नंबर बी गलत जवाब है। इट्स ऑप्शन नंबर ए। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। अब देखो, अमूर्तन आपको पता होना चाहिए। हाँ, त्रिभुवन जी कैसे हैं? देखिए शिवानी जी, यहां पर नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का, आप उसको क्लिक कर लें, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहते हैं सभी क्लासेस के। तो यहां पर है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। अब किसी को पता है कि अमूर्तन सिद्धांत क्या होता है? किस किस को पता है? चलो मैं बता देता हूं। अमूर्तन और असंगत सिद्धांत। अमूर्तन का मतलब क्या होता है कि वो सिद्धांत तो गिनता है। अमूर्तन का मतलब होता है जो चीज फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो गिनता तो है, लेकिन असंगत का मतलब क्या होता है? वो चीजों को अलग अलग मानकर गिनता है, लेकिन वो चीज एक ही ग्रुप में काउंट होती है उसके अकॉर्डिंग। वो गिनता तो अलग अलग है, लेकिन वो एक ही ग्रुप में काउंट करता है। इसको अमूर्तन सिद्धांत बोलते हैं। और इसमें आवश्यक नहीं होता कि वो किसी क्रम से चले। वो किसी पेन को पहले गिन सकता है, किसी दवात को पहले गिन सकता है, किसी रबड़ को पहले गिन सकता है। ये बच्चे की चॉइस पर होता है, इसमें कोई स्थिर स्थान नहीं होता है। अमूर्तन में वो पहले 5 रबड़ भी गिन सकता था, बाद में 2 पेन गिन लेता, ये चॉइस उसकी थी। लेकिन इस सिद्धांत को जब वो एक ही ग्रुप की सभी वस्तुओं को अलग अलग करके काउंटिंग करके फिर बताता है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, यहां समझ में आएगा। मैंने कहा ये ऐसे मुझे बताइएगा,
मैंने ये पूछा इसके अंदर टोटल कितनी आकृतियां हैं, इसके अंदर टोटल कितनी आकृतियां हैं, इसके अंदर टोटल कितनी आकृतियां, तो आपने ऐसे गिना, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, टोटल हो गई 3 और 2 5 और 7, 7 हो गई। आपने ऐसे गिन दिया। तो आपने एक ही ग्रुप की चीजों को गिना लेकिन अलग अलग करके गिना, तो इसी को अमूर्त सिद्धांत बोलते हैं बस। तो इसका मतलब अमूर्त सिद्धांत, राइट ऑप्शन 1। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नया प्रश्न कंप्यूटर जी। यदि राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक है तो श्याम की मासिक आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी? बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, सुंदर सा जवाब चाहूंगा आप लोगों का इस पर, और ये बड़ा आसानी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, यहां पर कुछ भी नहीं करना है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो चाहूंगा इसका आंसर। हाँ कोई बात नहीं अमर जी, यू कैन लीव। क्वेश्चन नंबर 11, जो भी 11 12 आप जो भी होगा, जरूरी नहीं कि वो, हाँ ये जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में गिने, वो कोई को किसी चीज को पहले गिन सकता है, लेकिन वो एक ही ग्रुप मानकर गिनता है, इस ग्रुप में कितनी चीजें हैं, इसको अमूर्तन बोलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सवाली जवाब आप में से कौन देगा? अब देखो इसको बेशक आप कर लीजिएगा। माना श्याम की मासिक आय बराबर x रुपए, राम की आय अधिक हो गई तो x गुणा x का 60%। ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, समझना कैसे करना है। आपने देखा श्याम से 60% अधिक है, 60% लिखा है यहां पर, 60% को भिन्न में बदल दो, तो 60 को भिन्न में बदलोगे 60/100 करोगे तो कितना हो गया? 3/5। यानी अगर मैं भिन्न में देखूं तो क्या है? राम की मासिक आय श्याम से 3/5 अधिक है। ये बात समझ में आ रही है? 3/5 अधिक है, और उसने बोला है अधिक है, तो अधिक के लिए क्या करना? अधिक कर दो भैया, हमें क्या प्रॉब्लम पड़ रही है, अधिक कर दो। अधिक के लिए ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली में जोड़ दो, तो 3/8 हो गया, इतनी अधिक है। अब परसेंटेज में बदल दो उसको 100 की गुणा करके, हो गया सवाल आपका। देखो 8 से काटें 12.5 और 12 3 36, 37.5 इसका सही जवाब है, या 37 सही 1/2%। किसको मुश्किल लग रहा है भाई क्वेश्चन? कितना आसान था, बहुत बढ़िया सचिन जी, वेरी गुड। किसको मुश्किल लगा? कुछ नहीं करना है। अगर यहां पर अधिक बोला है, फॉर एग्जाम्पल यह क्वेश्चन ऐसा होता कि श्याम की आय राम की आय से 20% अधिक है, या 25% बोलता, चलो 25 करते हैं इसको, 25% अधिक है, ठीक है, तो क्या होता? सपोज यहां पर 25% होता, तो कैसे करते क्वेश्चन को? सिंपल है शमीम जी, गुड इवनिंग। सिंपल है, छोटा सा काम करना है। 25% लिखा ना, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। उसने बोला अधिक है तो अधिक कर दो, इसमें 1 जोड़, ऊपर वाले को जोड़ दो, 1/5। वो किसके बराबर होता है? 20% के। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को यूं करोगे चुटकी बजा करके। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? हाँ 100-160 से कर सकते हैं, लेकिन वो तो और बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। बड़ा आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही खूबसूरत जवाब आपने दिया है। जितना कोशिश करेंगे क्वेश्चन को तरीके से समझने की, ट्रेडिशन को छोड़ेंगे, नए को पकड़ेंगे। नया क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, ये रहा 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बता दो। ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12। 2442 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा? बहुत तेजी से आंसर दीजिएगा। 2002, 2020, या 220। क्या बात है? हाँ भाई, और भाई बाबर मैं बोल रहा हूं भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है आपका सब्जेक्ट, तो लाइक शेयर जरूर करें। लाइक शेयर करने से बिल्कुल भी ना चूकें। बी ऑप्शन दिया है आपने, समझते हैं। देखो आप ऐसे निकालते हैं, 2 4 2 4। आपने देखा इस 2 का निकालना था 2 × 10, इस 2 का निकालना था 2 × 1000, ये हो गया 20 और ये हो गया 2000। अब इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2020। ऐसी करते हो ना? ऐसी किया होगा पक्का, ऐसी किया है ना आपने। इसको समझते हैं, एडवांस वे में समझते हैं। देख रहा कैसे करते हैं? 2 4 2 4, कुछ मत करो। 2 का पूछा है ना भाई, जहां जहां पूछा वहां तो अंक लिखो, और जिस अंक का नहीं पूछा उसके लिए 0 लिख दो, बस हो गया सवाल। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, आंसर। कितना आसान तरीका है बताओ।
जहां पर आपको लिखना था, जिसका पूछा 2 का पूछा ना, 2 को तो वही रखो और बाकी 2 को छोड़कर जितनी भी डिजिट हैं उन सब पर 0 लग दो, आंसर मिल जाएगा। कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया है तो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ जी, समझ में आया? ऐसे किया बबीता जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे सीख जाओगे आप। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ जाऊं, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ही किया तो बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर जी से कहा है नए क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 13, माचिस की तीलियों से बने एक निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे, लगातार बढ़ता रहे, तो 15वें चरण में कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, स्टेप 3 दिए हैं। उसने कहा अगर ऐसा 15वां चरण लिया जाए तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, आंसर चाहूंगा। अच्छा शिवानी जी, नेट प्रॉब्लम आपके यहां पर हो रहा है? यहां तो सही चल रहा है बिल्कुल। अभी समझेंगे, अभी आपको समझाएंगे। 105 तीलियों की आवश्यकता बताइए यहां पर। चलो अभी देखते हैं भाई, आपने कहा 105, तो अभी देखेंगे ऐसे चरण। अब समझना क्वेश्चन का आंसर। एक चरण में कितनी तीलियां लग रही है? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक चरण में 6 तीलियां। तो पहले स्टेप में 6 लगी, दूसरे स्टेप में कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 10 हो गई। तीसरे स्टेप में कितनी हो गई? गिनो, 14 हो गई। यानी हर स्टेप में 4 तीलियां बढ़ रही हैं, हर एक स्टेप में 4 तीलियां बढ़ रही हैं। उसने कहा 15वें चरण में। तो भाई जब ऐसे करते चले जाओगे तो 15वें चरण में टोटल कितनी तीलियों की आवश्यकता हो? एक बात देखो, पहला चरण 6 का था, लेकिन बाकी सब में तो 4 बढ़ रही है ना। तो 14 चरण में 4 तीलियां लगी, 14 चौका 56, और 6 तीलियां पहले चरण में लगी, 62 तीलियां। देखो कहीं ऑप्शन है? 62 कहीं ऑप्शन है? राइट ऑप्शन इज बी। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? मुश्किल तो नहीं लगा किसी को? बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत सिंपल था। अब देखो ना भाई, 6 तो फिक्स होगी पहले में, हर बार 4 बढ़ रही थी, तो 14 चरण हुए इसको छोड़ करके। 14 चरण में हर चरण में 4 तीलियां लगी, तो 14 चौका 56 तीलियां तो ये लग गई, और इस वाले चरण में लगी थी 6 तीलियां, 6 ये जोड़ दी, तो टोटल कितनी तीलियां लगी? इट्स 62। शिव समझ में नहीं आया? दोबारा समझाएं? दोबारा से बता देते हैं। हाँ अभी बताते हैं। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, एक तरीका तो डायरेक्ट ये हो गया। आप क्या करते? पहला 6, दूसरा कितना है भाई? 10, तीसरा 14, अप टू 100। तो आपने देखा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। a कितना? पहला 6 था, n माइनस 1, n का मतलब कितना है? 15वां चरण, 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4 का डिफरेंस था। तो 6 प्लस 14 गुणा 4, तो 6 प्लस 56 बराबर 62। आप ऐसे भी, चॉइस आपकी है, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, ऐसे कर लें चाहे डायरेक्ट कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर करेंगे आप वैसे, तो आप ऐसे कर सकते थे भाई, इसमें तो 6 तीलियां छोड़ दो, इसके अलावा 14 बच गए। 14 में हर में 4 लग रही थी, प्लस का 6, ये हो गया, आंसर आ जाएगा। चॉइस आपकी है। आगे बढ़ूं, नए क्वेश्चन की बात करता हूं, देखता हूं नया प्रश्न क्या है। अब आपके सामने नया क्वेश्चन लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, संख्या 90709 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है? जल्दी से बताना भाई, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आना चाहिए? ऐसे किया है। चलिए जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन है संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? 7 बचेगा, 9 3 बचेगा, 5 बचेगा कि 6 बचेगा? राइट ऑप्शन 14 का 5 होगा। 14 का 5 बता रहे हैं, 14 का 5 बताया जा रहा है। 14 का 5, पहले वाला बहुत इजी है, सी ऑप्शन बताया जा रहा 5। देख लो, आप ऐसे मत करना, भाग करना। आप सभी जानते हो 9 का नियम कहता है कि अगर संख्या के अंकों को जोड़ा जाए तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो 9 से कट जाता। जोड़ दें, 7 7 14 और 9 23। 23 में अगर 9 का भाग करूं तो 9 2 18, शेष कितना बचेगा? 5। तो यही आंसर है। अलग से भाग मत करना कि 9 एकम 9, उतारा 0, ना जाने का 0। सिंपल शेष निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? आसान था।
तो आप भाग विधि से नहीं करेंगे कि भाग करने लग जाओ, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। ऐसे आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं, नया क्वेश्चन लूं? तो लाइक करने में क्यों देर कर रहे हो? लाइक करते रहो, लाइक कम आ रहे हैं, लाइक करते रहो, जो आगे बढ़ता रहे मैटर। आगे बढ़ जाऊं, नया क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, नया प्रश्न रखता हूं। शिव को समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए कि 14,414 प्राप्त हो जाए? सिंपल प्रश्न है, आंसर चाहूंगा आप लोगों से। 15 वाले में 14 क्यों लिए? 15 वाले में 14 क्यों लिए? अच्छा, आशीष कह रहे हैं 15 वाले में। अच्छा बताता हूं, आशीष इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? इस वाले में ना देखो, 15 वाले में 14 इसलिए लिए हैं भाई, 15 चरण पूरे हैं। पहले चरण में कितनी तीलियां? 6 तीलियां हैं, और बाकी सभी 14 चरण में 4-4 तीलियां बढ़ रही थी। तो मैंने सारे 15 चरण तो लिए हैं, 14 चरण ये और 1 चरण ये, 15 हो गए ना। आप ऐसे भी समझ लो कि भाई हर चरण में भाई पहले चरण में 6 थी ना आशीष, बाकी सब में तो 4-4 थी ना। तो पहले चरण में 6 बचे 14 चरण, हर 14 चरण में 4 तीलियां थी, तो मैंने गुणा कर दी, आंसर मिल गया। 14 चौका 56 ये हुआ, और 6 पहले वाले चरण में, टोटल 15वें चरण में कितनी आ गई? 62। समझ में आ गया? अब क्लियर है? क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। इसको देखते हैं क्या आंसर देंगे भाई आप लोग। बड़ा आसान सा प्रश्न है, देखते हैं। सिंपल देखो भाई, 140 में मैंने क्या लगा दिया? वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 100 + 1 ऐसे गुणा करना, सबकी गुणा हो जाएगी। तो भाई 1400 तो ये हो गया, और प्लस 140 ये हो गया, ऐसे हो जाएगा ना भाई। इसकी गुणा इसमें की तो 14,000 + 140 गुणा कर दो, कितना हो गया? 14,140। इसमें से घटा दो, 14,414 में से 14,000 एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी मैंने पूरा डिलीट कर दिया, माफ कीजिएगा, दोबारा से कर लेते हैं। 14,000 140 में गुणा कर दिया आपने 101 के, 100 + 1 के, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ? 14,000 + 140, सबको जोड़ें तो 14,140। यहां पर आते हैं, ये क्या लिखा था? 14,414, घटाना क्या? 14,140 घटाना था, घटा दें। 4 यहां बचा, 11 में से 4 गए 7, और 3 में से गया 2, 274। क्या आंसर है? बहुत बढ़िया, तो 274 इसमें जोड़ दिया जाए, राइट ऑप्शन 274। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से निकाल लिया। ये तो आसान था, बच्चों वाला प्रश्न था। पेडागोगी की तरफ बढ़ते हैं, रुक करते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलोग्राम ताजा मछली लेकर 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचती है। इस पर वह कितना रुपए कमाती है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 16 होगा ये शायद। एक ताजा मछली को सुखाने के बाद उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलोग्राम ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कितना कमाती है? आंसर जानना चाहूंगा आपका, क्या आंसर देंगे? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मैं आप भी करो, मैं जब तक बता देता हूं। देखो, उसने कहा 1500 किलोग्राम मछली उसने खरीदी 25 रुपए के भाव से, कितने की हो गई? तो भाई 2 0 2 0 25 5 125, 25 से कम 25 और 12 37, ये होगा 37,500 रुपए की वो मछली खरीद कर लाई। ठीक है, उसने कहा कि भाई वो उसको सुखा कर बेचती है, तो 1500 किलोग्राम मछली थी, जब सूखने के बाद कितनी होगी? 1/3, 500 किलोग्राम रह गई वो, और 500 किलोग्राम को 80 रुपए के हिसाब से बेचती है, तो कितना हो गया? 1 0 2 0 0 8 5 40, 40,000 रुपए की बेच दी। अब उसने जो मछली लाई वो 40,000 की बेची, खरीदी थी 37,500 की, तो फायदा कितना हुआ? घटा दो इसमें से, समझ में आ गया? ऐसा कोई दोस्त जिसको समझ में ना आया हो? सबको समझ में आया? राइट ऑप्शन बी क्यों है? क्लियर आंसर है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में ना हो, यू कैन आस्क, ही कैन आस्क। समझ में आया कि नहीं आया? यस के नो? क्लियर है? ओके, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ जाऊं,
नया क्वेश्चन, सबने कहा बी ऑप्शन, बहुत ही खूबसूरत जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, दोबारा आ गया क्या, ये रहा। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6240 घनों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, चाहूंगा इसका आंसर आप मुझे दें। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसानी से मिल जाएगा इसका आंसर। तो मैं चाहूंगा आप इस लोग का आंसर मुझे तेजी के साथ दें, जिससे कि हमें भी समझ में आए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, देखना चाहूंगा भाई आपका। क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 17 है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, और लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक का बटन दबाते जाओ, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाते जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि पर डे आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहे। प्रतिदिन संडे को छोड़ करके मैं 9:30 बजे क्लास लेता हूं, बाकी सभी के समय के बारे में बाद में बताऊंगा। अभी सवाल करते हैं। अब एक बात देखो, ये एक बॉक्स है इतना बड़ा, जिसकी आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है। उसने कहा इतने बॉक्स रखने हैं, तो भाई आपको ये तो पता हो इसके अंदर कितने बॉक्स आ सकते हैं। तो मैंने क्या काम किया, अगर मैं इस घनों में इसके आयतन का भाग कर दूं तो मुझे घनों की संख्या पता लगेगी नहीं लगेगी। भाई इसमें जितने बॉक्स आएंगे उनका इसमें डिवाइड कर दूं तो पता लग जाएगा ना। तो मैंने वही तो काम किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने देखा 6240 था उन घनों का आयतन जो 1 सेंटीमीटर वाले थे, और बड़े वाले डब्बे की माप है 10 गुणा 8 गुणा 6। 10 से कट गया 0, अब 6 से काटते हैं, 8 से काटे तो 8 कितना होता भाई, 8 8 64, 8 7 56, कितना बचा भाई 8, और 13 6 78, 13। राइट ऑप्शन डी। कितना आसान था, 17 का डी। बहुत आसानी से कर लिया आपने, कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन चुटकियों में होंगे अगर आप सही से समझेंगे ना। क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, बस आपको डेवलप करनी है अपनी थिंकिंग, उसको डेवलप करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने कंप्यूटर जी लगाया जाए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको बताइएगा। पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षक ने कक्षा से इस पर 1/8 डिनोट करने के लिए कहा, निरूपित करने के लिए कहा। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है, इनमें से कौन सा गलत तरीका है 1/8 को प्रदर्शित करने का, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। आपको बताना है कौन सा तरीका गलत है इसमें से 1/8 को प्रदर्शित करने का। सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन क्या होगा, आपसे जानना चाह रहा हूं मैं। जल्दी से दीजिएगा आंसर, और लाइक शेयर दोस्तों करते रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं तो लाइक शेयर तो बनता है ना, तो लाइक शेयर क्यों नहीं करते हैं, लाइक शेयर जल्दी से जल्दी करें। और इसका आंसर भी ए ऑप्शन मिला है, ये वाला ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 18 का ए। बहुत बढ़िया से जवाब दे रहे हैं आप। 18, सभी लोग समझदार हैं, सभी लोगों को पता है सही जवाब क्या है। बहुत ही बढ़िया, मुझे ऐसे ही लोगों की तो तलाश थी जो इसका आंसर दें। बहुत ही खूबसूरत जवाब आप लोगों का मिला है, वेल डन। समझो, यहां पर 1/8 का मतलब होता है कि इस चीज को 8 बराबर हिस्सों में बांटना। भिन्न का मतलब क्या है, उस पूरे भिन्न को, पूरे आकृति को 8 बराबर भागों में बांटना, तो 1/8 होगा। अब यहां पर तो सही था, सारे बराबर के भाग थे 1/8, यहां पर भी सारे बराबर थे 1/8, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी 8 बराबर भाग थे। लेकिन यहां पर क्या देखूं मैं, यहां पर ये वाला हिस्सा तो छोटा पड़ रहा है, सारे भाग अलग अलग माप के हैं, तो इसको गलत तरीके से आप कह सकते हैं, इट्स रॉन्ग। क्योंकि सभी को निरूपण का मतलब होता है, 1/8 निरूपित करने का मतलब होता है कि एक चीज के बराबर बराबर 8 हिस्से करने। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है, वेल डन। नया प्रश्न कंप्यूटर जी 19वां लगाया जाए, ये रहा आपके सामने। इसको तो आसानी से कर देगा हर कोई व्यक्ति। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया, 1/6 भाग रेहाना को दे दिया और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची हैं, यह आंसर आपको देना है। एक लेक्चर वॉन हेले पर, बिल्कुल आशीष जी एक लेक्चर वॉन हेले पर मांग रहे हैं, तो आपका एक लेक्चर में वॉन हेले पर जरूर रखूंगा। इट्स डन। वॉन हेले का ज्यामिति चिंतन पूरा पढ़ाऊंगा आपको, एक लेक्चर में रखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या आंसर, देखो
3 दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन बराबर 12, तो 3 दर्जन मतलब कितनी होगी 36। उसके पास 36 चॉकलेट हैं। 36 में से भैया ने 1/3 अपने पड़ोसी को दे दी, 12 चॉकलेट। उसने कहा 1/6 भाग 36 का 1/6 भाग 6 चॉकलेट अपनी रहना को दे दिया और 1/4 भाग बहन को दे दिया। 36 का 1/4 9 चॉकलेट अपने, टोटल कितनी बांट दी 10 18 और 9 27 चॉकलेट भैया ने बांट दी। 36 में से 27 बांट दी, कितनी बची हैं 9 और 6 15 और 10 25 और 2 27 तो बांटी भाई। हाँ जी, आप ऑप्शन दे रहे हैं ए ऑप्शन। भाई ये ऑप्शन 6 कैसे आएगा, आप खुद देख लो। भाई उसने देखा 3 दर्जन चॉकलेट थी, 36 चॉकलेट हो गई। उसने 1/3 भाग पड़ोसी को दे दी, 12 चॉकलेट होगी ना, 12 थी 36। 1/6 भाग अपने पड़ोसी को 6 चॉकलेट दे दी। 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, 1/4 भाग तो 9 चॉकलेट दे दी। तो टोटल चॉकलेट कितनी बट गई 27 बट गई ना। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ 36 टोटल चॉकलेट थी, 27 भाई साहब ने बांट दी, तो 9 चॉकलेट बची ना। तो राइट ऑप्शन इज 9 नॉट 6। क्लियर, समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी, अदरवाइज आगे बढ़ा जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, ये रहा क्वेश्चन, पूछूंगा इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नंबर को समझने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण। इनमें से आपको जानना चाहूंगा 20 का कौन सा ऑप्शन देंगे। 20 का डी सबसे पहले मुझे मिला है, दीपक जी ने कहा है सी ऑप्शन अंक लिखना। चलिए और आंसर क्या मिलेंगे भाई, यहां मिला है 20 का आंसर मिला है पंक्तिबद्धता, अरेंजमेंट इन रो, गणना मीन्स कैलकुलेशन, अंक लिखना मीन्स राइटिंग नंबर्स, और संरक्षण को बोलते हैं कंजर्वेशन, इट्स कंजर्वेशन, अंग्रेजी में इसका नाम होता है कंजर्वेशन। तो इनमें से डी ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, किसी को पता है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी को पता है कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक को पता हो कि कंजर्वेशन क्या होता है? पता है किसी को कंजर्वेशन पता है? सर मैंने भी पहले दिया पहली बार। अच्छा पता है, निहारिका कह रही उन्हें पता है कंजर्वेशन का मतलब क्या है। संरक्षण करना, किस चीज का संरक्षण करना मैं आपको बता देता हूं, सबको पता है, वेरी गुड। बता देता हूं कंजर्वेशन का मतलब क्या है। देखो, दो चीज होती है, काउंटिंग, एक होता है काउंटिंग प्रिंसिपल, दोनों के नाम सुने आपने, काउंटिंग और काउंटिंग प्रिंसिपल। देखो काउंटिंग माने गिनती गिनना होता है, लेकिन काउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि उसमें नियम लगाना, है ना, उसमें नियम लगाना। तो ये जो कंजर्वेशन है वो इस बात की डेफिनेशन देता है कि काउंटिंग एंड काउंटिंग प्रिंसिपल्स को वो समझाने की कोशिश करता है कि काउंटिंग के कौन कौन से सिद्धांत हैं। और सिद्धांत बच्चा जो है वो संख्या की समझ पर नहीं पड़ता, वो सिर्फ जानता है अंकों को रो में लिखना, वो गिनती गिनना जानता है और अंकों को लिखना जानता है, वो नियमों को नहीं जानता, वो सिद्धांत को नहीं जानता, इसलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। राइट ऑप्शन था कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 21 लूंगा, आपके समक्ष रखता हूं, ये रहा। योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थी की दक्षता का आकलन करने के लिए शीर्षक है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट था सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना या गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सही उत्तर देना। राइट ऑप्शन क्या है 21 का, ये तो सबको पता है, सबको पता होगा। क्यों? क्योंकि जब आकलन करेंगे तो आप सवाल का बोध भी होना चाहिए, सवाल कैसा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी पता होना चाहिए, उसमें कौन सी कैलकुलेशन लगेगी ये भी पता होना चाहिए, और समस्या को गणित के रूप में कैसे लिखेंगे ये भी समझ में आना चाहिए, और उसका प्रेजेंटेशन सवाल का कैसे होगा, सारी चीज आनी चाहिए। राइट ऑप्शन एकदम बहुत बढ़िया, आप तो समझदार हो गए हैं। राइट ऑप्शन आपने दिया है किसका? 22वां प्रश्न लेता हूं आपके समक्ष, ये रहा। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए
आकलन निर्देशित होंगे। कक्षा 4 की बात हो रही है, याद रखना। परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है बच्चा। दूसरा क्वेश्चन, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है बच्चा। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, सेंटीमीटर इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। अब आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जानना चाहूंगा। सी ऑप्शन ज्यादा मिला है, यहां पर बी भी मिला है, सी भी मिला है। अच्छा प्रश्न है और सीटेट और स्टेट टेट में पेडागोगी के ऐसे ही प्रश्न निकलते हैं जो अंदर से आते हैं, निकलकर आपको समझ में आना चाहिए राइट ऑप्शन क्या है। तो समझ लेना, मैंने कहा कक्षा 4 का बच्चा है। पहली बात तो समझा दूं, कक्षा 4 में बच्चा सिर्फ ये चीज समझता है, रेखा, किरण, रेखाखंड, इनकी समझ लेता है सिर्फ। इसके अलावा कोण और कोणों के प्रकार, ये सब कक्षा 6 की बात है। प्राइमरी लेवल पर सिर्फ इतनी चीज सीखता है, रेखा, रेखाखंड और किरण, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करता हूं, वो खींच सकता। लेकिन यहां पर एक बात समझिएगा, उसने एक वर्ड यूज किया, परिशुद्धता। भाई बच्चा कक्षा 4 का क्या परिशुद्ध रूप से कोई आकृति बना सकता है? परिशुद्ध मींस एक्यूरेसी, यानी टोटल एक्यूरेसी के साथ बना सकता है? कभी नहीं बनाएगा। एक बच्चा परिशुद्ध रूप से कभी भी नहीं बना पाएगा, इस बात को सब जानते हैं। दूसरा, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, सही बात, लेकिन बिंदु चिन्हित कर सकता है और दी गई लंबाई पर अनुसार परिशुद्ध रूप से। तो यहां पर हर बार परिशुद्ध रूप लग रहा है, जबकि परिशुद्ध रूप से बच्चा कक्षा 4 का नहीं कर सकता कैलकुलेशन। इस बात को आप समझ लो कि एक्यूरेटली नहीं कर पाएगा, उसमें गड़बड़ करेगा। आप भी देखे होंगे, हेलो माही कैसी हैं, और परिशुद्ध फिर यहां पर आ गया। अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर 2, क्यों? रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है प्राइमरी लेवल पर बच्चा, उसके साथ साथ उन्हें परिभाषित कर सकता है, दैट्स इट, इतना काम कर सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा उससे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये मैंने आपको कल भी पढ़ाए थे, परसों भी पढ़ाए थे, इन सब के बारे में दिखाई भी थे कौन सा क्या होता है। तो यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जियो बोर्ड क्या है। एक लकड़ी का बोर्ड है, जिस बोर्ड में ऑल पिन्स लगी होती हैं और उस पर रबड़ बैंड की सहायता से आकृतियां बनाते हैं और बच्चों को पहचान कराते हैं आकृतियों की। मोतियों की माला आपने ब्लैक, व्हाइट, रेड मोती की माला ली हुई है, उससे आप गिनती करना सिखा रहे हैं बच्चे को। ग्राफ पेपर मींस होता है ऐसा ग्रिड पेपर जिसमें आप ग्राफ लिखे, ऐसा होता है जहां पर गोल गोल खाने बने होते हैं और इसमें छोटे छोटे से पतले पतले से खाने और होते हैं, ऐसे करके होते हैं ना ऐसे ग्राफ में, और इसमें भी छोटे छोटे से खाने फिर ऐसे बने होते हैं। तो ये ग्राफ पेपर होता है, कुछ बड़ा वाला कुछ छोटा वाला, ये ग्राफ पेपर होता है। इसके बाद गिनतारा अबेकस होता है, ये मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह का। ये मैंने कल सबको समझा दिए थे आपको, ये मैंने कल सारे समझाए थे ना आपको, कल की क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आप योग की दशमलव की संकल्पना को समझा रहे तो सबसे अच्छा तरीका जियो बोर्ड नहीं होगा। जियो बोर्ड तो ज्यामितीय आकृतियों की पहचान कराता है। मोतियों की माला संपूर्ण पूरी गिनती को समझाने के लिए यूज होती है, और गिनतारा गिनती गिनता है, वो दशमलव की गिनती नहीं गिनता है, वो पूर्ण संख्याओं में गिनती गिनता है। तो राइट ऑप्शन बचा ग्राफ पेपर। आप ग्राफ पेपर के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं कि दशमलव एक खाना 1 2 3 4, एक खाना दशमलव 2 का है, ऐसे आप बता सकते हैं बच्चे को। समझ में आया? राइट ऑप्शन है ग्राफ पेपर, एकदम करेक्ट जवाब। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी विद मुकेश, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आए हैं, आज स्टडी विद मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर, क्वेश्चन नंबर 24 है ना दोस्तों, ये मैं भूल जाता हूं। हाँ, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी है? संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब आपको बताना है कौन सी विशेषता है,
बात करना। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट विशेषता इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। जल्दी से चाहूंगा इसका आंसर डी। आपने कहा है भाई मूर्त से अमूर्त की तरफ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब प्राथमिक स्तर की किताबों की बात हो रही है और आपने मुझे आंसर दिया ये, चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आंसर आप देते रहिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर पूछा है मैंने, तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर देने की कृपा करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। प्राथमिक स्तर पर ऑप्शन आ रहे हैं भाई सबके, डी 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 ऑप्शन आ रहा है, सबने कहा डी, बहुत बढ़िया। आपने डी ऑप्शन कहा है, बहुत अच्छे से जवाब दे रही हैं आप। माही ने डी कहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, सब लोगों ने डी कहा है, वेरी गुड। मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैंने पहले भी बताया था कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं। हमने कहा है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, विशेषता तो सारी हैं भाई, संकल्पनाएं जो कंसेप्ट है वो जटिल से सरल की होना चाहिए। गलत जवाब सरल से जटिल की तरफ होता है, जटिल से सरल की तरफ नहीं। यानी कैसे होता है, कठिन की तरफ बढ़ते हैं, सरल से कठिन की तरफ होता है, कठिन से सरल नहीं होता, तो ये भी गलत था। बात थी पूर्णता। अब देखो पूर्णता श्रेणीबद्ध रूप में से नहीं कर सकते उनको, कि आपने कंप्लीटली उनको श्रेणीबद्ध कर दिया है और आगे वाले में समझ में नहीं आएगा। विशेषता हो सकती है, श्रेणीबद्ध होता है गणित, लेकिन उससे बड़ी बात थी मूर्त से अमूर्त। अब देखो जब बच्चे को बचपन में पढ़ाते हैं, जब बच्चे को बचपन में समझाते हैं, तो अब क्या करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे करके, बेटा एक पेन कितना पेन, एक पेन कितना पेन, बच्चा बोलेगा एक पेन बराबर 2 पेन। अच्छा 2 पेन और 1 पेन कितने हो गए, 3 पेन। यानी बच्चा जब प्राइमरी लेवल पर होता है तो वो मूर्त चीजों से सीखता है कि बताओ बच्चे, ये वैसे मेरे आम बीमार हैं, ये बीमार से आम है। आपने कहा बच्चे ये कितने आम, बच्चा बोलेगा 3 आम, है ना, ऐसे बोलता है ना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चा पहले मूर्त चीजों से सीखता है, उदाहरण से, उसके बाद धीरे धीरे ये मूर्त चीज गायब हो जाती है और वो ऐसे जोड़ना शुरू कर देता है, ऐसे जोड़ता है ना। इसलिए प्राथमिक लेवल की जो बुक होती है, सबसे पहले बचपन की बुक देखते होंगे, उसमें ऐसे जोड़ने को मिलता है, 4 कलम 5 दवात 6 आम, ऐसे मिलता है ना। तो आप गणित की पुस्तक जो होनी चाहिए मूर्त से अमूर्त की तरफ उसमें संकल्पनाएं प्रदर्शित की जानी चाहिए। राइट ऑप्शन डी एकदम सही जवाब आपने दिया है, तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। मुझे थोड़ा अलग हटना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर हटना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, अलग जा रहा हूं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बड़ा है, स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले एरे यानी संयोजित आरेख क्या है। इसको आव्यूह भी बोलते हैं, आव्यूह भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। आव्यूह आरेख है। देखो इस संख्या लिखी हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3 1 2 3 4 5 3 15, 1 2 3 1 2 3 4 5 15। देखो यहां पर 3 कॉलम 5 रो, 5 कॉलम 3 रो, 1 कॉलम 15 रो, 1 रो 15 कॉलम, ऐसे दिखाया गया है। 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीके की संकल्पना पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन, असमिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति, गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करना, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन, असमिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्वेश्चन 25 का डी बता रहे भाई आप लोग, 25 का डी बोल रहे हैं भाई सब लोग, 25 का डी होगा क्या, 25 का डी 25 का डी 25 का डी आ रहा है भाई, क्या बात है, 25 का डी बता रहे हैं सब लोग, 25 का डी 25 का डी, क्या बात है। चलो अभी देखते हैं आपका जवाब। 4, सबने 4 कहा, क्योंकि सबसे बड़ा यही है ना, ये सबसे बड़ा है ना। आप सभी तो कहते हैं बड़ा है तो बेहतर है, वही होगा, लेकिन ये अफसोस गलत जवाब है। आप बात को समझे नहीं। उसने क्या कहा है कि बिंदी को प्रयोग करते हुए वो कुछ बताना चाह रहा है कि इसके अंदर इतनी बिंदियां हैं, 15 बिंदियां हैं, आप चाहे ऐसे लिखे ऐसे लिखे ऐसे लिखे ऐसे लिखे, वो प्रदर्शित कर रहा है बिंदियों को। आप कैसे कह सकते हैं कि ये बिंदियां इसका क्षेत्रफल होंगी। आप मुझे बताओ, किसी भी कीमत पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये बिंदियां इस आयत के अंदर है, क्या ये इस आयत का क्षेत्रफल है, आप बताइएगा। क्या ये बिंदियां इस आयत का क्षेत्रफल है, यहां लिखा ना क्षेत्रफल निकालना, कभी नहीं है। ये खाली स्पेस भी तो बचा है, इन बिंदियों की संख्या आयत का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हो जाएगा क्या, कभी नहीं होगा, तो गलत जवाब। यहां भी आयत का क्षेत्रफल, गलत जवाब। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, क्षेत्रफल और संचय। क्षेत्रफल तो निकला ही नहीं, इससे कैसे निकालोगे क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या था, एक बचा, 2 संख्याओं का उत्पाद। देखो यहां क्या था,
5 गुणा 3, यहां पर क्या था 3 गुणा 5, यहां पर क्या था 1 गुणा 15 और यहां पर क्या था 15 गुणा 1। दो संख्याओं की गुणा उत्पाद हो रहा है ना, ये बात तो सही है, अभी समझाया था स्टार्टिंग में। गुणन की संचय प्रकृति, हर बार संचय मतलब होता है बार बार वही अंक देना, फैक्टराइजेशन। 3 गुणा 5 15, 15 15, यानी एक ही अंक को भिन्न भिन्न तरीकों से लिखना, यही गुणन अस्मिता। भाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान हो रही है ना, 3 5 5 3, तो सभी सीमित हो रहा। राइट ऑप्शन 1 था। तो ये जरूरी नहीं कि जो ऑप्शन बहुत बड़ा हो वो सही हो, आप उस ऑप्शन को चूज करें जिसमें आपको लॉजिक समझ में आए। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब। क्वेश्चन रखता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 27 होगा शायद। कौन सा क्वेश्चन है इस बार भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 27, भिन्नों के योग पढ़ाते समय। और दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, बड़े कम लाइक दिख रहे हैं मुझे। लाइक जरूर करो भैया और शेयर कर दो इसको आगे अपने दोस्तों के साथ। 9:30 बजे प्रतिदिन मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट खत्म करने के बाद फिर मैं पेडागॉजी को लेकर आने वाला हूं आपके पास 500 क्वेश्चन लेकर के, जो बहुत धमाकेदार होंगे एग्जाम में, उनमें से जरूर लगेगा। हालांकि ये बेसिक है, इनमें से भी आता है, लेकिन अभी हम वर्क प्रोग्रेस में और उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का आंसर। भिन्नों के योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई। बच्चे ने लिखा 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। बच्चे ने ऐसे जोड़ दिया, कैसे? 1 और 1 2, 2 और 3 5, सीधा सीधा जोड़ दिया। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? क्वेश्चन आपको देना है 27 का। उसने सीधा गलत जोड़ा ना, ये तो बात सही है, उसने गलत जोड़ा है तो उसको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो कौन सा उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए? प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझाने में बच्चे की सहायता करें। लघु, भाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हर एक क्वेश्चन को जाकर बच्चे को टीचर समझाए, तो गलत है। लघुत्तम समापवर्तक लैसे की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करें, ये सही है अभी तक, अभी ये हो सकता है सही। बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। अरे बच्ची गलत तो कर रही है, कितना अभ्यास करेगी जब तक समझेगी नहीं तो क्या फायदा? गलत। कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा जैसे बड़ा होगा अपने आप समझ जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा जवाब है ना? तो इसको तो बिल्कुल गलत करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, उसे लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को क्लियर करना होगा, क्योंकि जोड़ते ऐसे नहीं है। जोड़ा कैसे जाता है? जब भिन्नों के हर असमान होते हैं तो आपको लैसे लेना पड़ता है, तब आप इसको जोड़ते हैं। 5/6 ना कि ऐसे। समझ में आ गया? तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या करना है मास्टर जी को? उपचारात्मक शिक्षण में मास्टर जी को लघुत्तम समापवर्तक उसको समझाना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, नया प्रश्न लिया जाए कंप्यूटर जी। ये रहा 28वां प्रश्न। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रगति पत्रक को भरना, यानी उसका रिजल्ट को भरना। प्रगति पत्रक मतलब रिजल्ट। सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, यानी जब आपके लास्ट वाले वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनके लिए प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर की योजना प्लानिंग करना। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, या फिर अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। तो राइट ऑप्शन क्या है 28वें प्रश्न का भाई? आपने कहा है कोई नहीं कृतिका जी, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हाँ, गलतियों से सीखोगे आप, टेंशन क्या ले रहे हैं? देखो भाई, आप सबको पता है निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है बच्चों में कमी, कमी का क्षेत्र, कमी का कारण और उस कमी का स्तर, इन सबको जाना जाता है, इनको ढूंढना पड़ता है। यही तो होता है निदानात्मक। तो मतलब ये तो है कि बच्चे की समझ में जो रिक्तियां हैं, जो ब्लैंक्स हैं, उनको जानना, उसकी त्रुटियों को समझना, उसकी कमियों को, क्षेत्र को जानना ही तो है निदानात्मक परीक्षण। तो राइट ऑप्शन करेक्ट आंसर है जिन्होंने दिया है 3। बहुत बढ़िया जवाब। नया प्रश्न कंप्यूटर जी दिया जाए, अलग हटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29। भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां बहुत आम हैं। 2/3 + 2/5 बराबर 4/10। ऐसी त्रुटि बहुत कॉमन है। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। अब बताओ क्या करना चाहिए? समान प्रकार के सवालों का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक रूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग सवालों का अभ्यास करना। हर के लघुत्तम समापवर्तक यानी लैसे की संकल्पना को स्पष्ट करना। भाई आपके सामने प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। इसका ऑप्शन सामने लिखे, मैं हट जाता हूं जल्दी से क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। जल्दी से इसका आंसर देने की कृपा करें। क्या आंसर होगा मुझे जल्दी से आप बताइएगा, इसका आंसर क्या है देखना चाहूंगा।
सही जवाब आप क्या देंगे? क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैं चाहूंगा आप इसका आंसर दें और तेजी से दें। तो भी देखते हैं आपका सही जवाब क्या मिला है मुझे। राइट ऑप्शन मिला है 29 का डी। हाँ, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, है ना? अभी तो बताया था कि अभी समझाया सर आपने थोड़ी देर पहले। अरे भैया, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है। गलत जवाब है, 4 गलत जवाब है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, उसने जोड़ा भी सही नहीं है। देखो क्या उसने सही जोड़ा, उसने 5 और 3 को सही से भी नहीं जोड़ा। वो 8 लिखता तो मैं आपके क्वेश्चन की बात समझता। फिर भी उससे पहले बता दूं, सबसे पहले भिन्न असमान है, 2/3 + 2/5। तो अगर वो कहे असमान भिन्नों की योग की संकल्पना, भाई योग की संकल्पना यानी असमान भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है वो बताए, तो उसमें क्या बताएगा? वो यही तो बताएगा, लैसे निकालना। कैसे बताएगा जोड़ना? आप मुझे बताइएगा भाई, वो असमान भिन्नों के योग की संकल्पना में क्या आएगा उसमें? सबसे पहले वो एलसीएम बताएगा ना कि असमान भिन्नों का एलसीएम लेके जोड़ा जाता है। फिर देखा उसने कि पहले स्पष्ट करना, उसे करने के लिए क्या करे कि बच्चों को चित्रात्मक रूप देना। यानी कैसे? ऐसे कि बेटा ये भिन्न जो है वो 1/3 भाग है, ये वाला इसी गोले का ये 1/2 भाग है। अब दोनों को जोड़ो तो बच्चा बताएगा जी ये तो पूरा कवर हो गया, थोड़ा सा ये भी कवर हो गया। ऐसे समझाएगा बच्चों को। तो सबसे पहले क्या है, उसको चित्रात्मक रूप देने के समझाने के बाद उस सबके प्रश्नों को हल करना। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, पेडागोगी ऐसी होती कंफ्यूज कर देती है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा इसका आंसर। 30 है ना? नहीं 29 था शायद ये। चलो 29 क्वेश्चन है ये, कहीं गड़बड़। 30 क्वेश्चन तो टोटल लिए मैंने। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? आपसे जानना चाहूंगा। भाई लाइक शेयर कर रहे हैं ना आप, मेरा गला दुख जाता है और लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर करिएगा जो आपको। और लगातार 9:30 बजे रात को पर डे मैं पढ़ाता हूं आपको, पर डे जुड़ जाना, मैथमेटिक्स मेरी जिम्मेदारी। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है उसको, संख्याओं का ज्ञान नहीं है उसे, गणित का ज्ञान नहीं है उसे, या फिर उसे जोड़ने का ज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब, एकदम एक्सीलेंट। क्योंकि भाई उसको 5050, उसने एक 0 खा गया वो ये वाली, यानी एक स्थान को खा गया वो। तो मतलब क्या, स्थानीय मान की संकल्पना उसको स्पष्ट नहीं है। करेक्ट जवाब, एकदम सही जवाब दिया है आपने, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न, किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए ओए ऊपर हो जा भाई, कहां चला गया? किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए आपको बताना है। कानून शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार किस उम्र के, किस आयु के बच्चों के लिए माना गया है? क्वेश्चन नंबर 30 है ये। किस आयु वर्ग के लिए माना गया? आपने कहा 5 से 15 वर्ष, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन 6 से 12 वर्ष। और कोई आंसर? सी ऑप्शन। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं भाई, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, शिक्षा का मौलिक, शिक्षा का अधिकार, वैसे बता दें इसको, शिक्षा का अधिकार, इसको ऐसे पढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 में ये बना था, 2010 में लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार इसको बोलते हैं 2009। राइट टू एजुकेशन RTE 2009, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो बच्चे उम्र 6 से 14 वर्ष के हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, वो फेल भी नहीं होंगे, और उनके लिए मौलिक अधिकार है, वो आपको पढ़ाना ही पढ़ेंगे। तो कक्षा 6 से 14 वर्ष, वैसे कक्षा 8 तक माना जाता है इसको, 6 से 14 वर्ष इसको माना गया है। बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है कक्षा 6 से 14 वर्ष। बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बस बात समझ में आ जाए तो इससे अच्छी बात कौन सी है? आपको बात समझ में आनी चाहिए, और मैं यही चाहूंगा ये बात समझते रहें आप हमेशा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? 30 क्वेश्चन आपको कराए, समझ में आए होंगे।